ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। नाम पहले से तय था, सबने मान भी लिया था कि नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा की कमान मिलेगी। लेकिन अक्सर होता यह है कि जो जनता सोचती है, बीजेपी उसे उलटकर सभी को चौंका देती है। लिहाजा हर कोई कश्मकश में था। पंचकुला में मीटिंग हुई, सभी विधायक केसरिया रंग की पगड़ी लगाए मीटिंग में शामिल हुए। विधायक दल की बैठक में कृष्ण बेदी और अनिल विज ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ तो अमित शाह ने ऐलान कर दिया। नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम का नाम फाइनल होते ही हरियाणा बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई। नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे तो पार्टी दफ्तर में नेताओं ने सैनी को जलेबी से मुंह मीठा करवाया। फिर राजभवन जाकर अमित शाह और सैनी समेत तमाम नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं, उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। आरओ ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सैनी के शपथ ग्रहण में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण का समारोह पंचकुला के दशहरा मैदान में रखा गया है। सैनी के राज तिलक में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बड़े बड़े राजनेता पंचकुला पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण में देश भर के 37 दिग्गज नेता शामिल होंगे। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। किसानों, नौजवानों, पहलवानों को भी निमंत्रण मिला है। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए ये प्लानिंग की गई है। हरियाणा सरकार जो होने वाला है, इसके लिए चंडीगढ़ आए हैं। पीएम भी आने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, आप जानते हैं। और ये खाली संभव हुआ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर जीत का झंडा गाड़ दिया है, जिसे थामे रखने की जिम्मेदारी सैनी के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शपथ ग्रहण के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा और नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि सैनी के संभावित मंत्री कौन कौन मंत्री बन सकता है। सबसे पहले नाम आता है अनिल विज का। अनुभवी चेहरा है, इससे पहले भी वित्त मंत्री थे। इसके अलावा महिपाल ढांडा का भी नाम इसमें है, यानी कि सैनी के मंत्री ये भी बन सकते हैं। और मूलचंद शर्मा की अगर बात करें, इनका नाम भी आगे माना जा रहा है, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। विपुल गोयल की बात करें, ये भी सैनी के संभावित मंत्रियों में से एक है। कृष्ण लाल पवार का भी नाम इसमें है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है तो खुशी जाहिर तौर पर और ज्यादा होगी। अरविंद शर्मा का भी नाम इस लिस्ट में आता है। और इस फहरिस्त की अगर बात करें तो सुनील सांगवान का नाम भी है। कृष्णा गहलावत की अगर बात करें, कृष्णा गहलावत का नाम भी इसमें है। और इसके अलावा रणबीर गंगवा, इनका नाम भी इसमें आगे आ रहा है। आज आपको बता दें कि तैयारियां इसको लेकर के पूरी हो चुकी है। आरती राव भी इस लिस्ट में मानी जा रही है। कृष्ण मिड्ढा, कुछ अनुभवी चेहरे हैं, कुछ नयों को मौका दिया गया है। जो पहली बार चुनाव लड़े उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं। राव नरबीर सिंह की अगर बात करें, इनका नाम भी इसमें आगे माना जा रहा है। और आज इस शपथ ग्रहण में तमाम बड़े चेहरे शामिल होते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अब बारी है महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। खास इसलिए है क्योंकि एक तरफ वो 4 पार्टियां हैं जिनमें असली और नकली की लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ वो 2 पार्टियां हैं जो इस बार के विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत दिखाने के लिए उतरेंगी। और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो, उनका चुनाव हो, तो बेहद पारदर्शिता रखी जाए ताकि चुनावों के वक्त में वो जीत करके अपनी सीट पार्टी की झोली में डाल सके। सियासत के महाजंग का मैदान तैयार। पार्टी तय करेगी कौन होगा उम्मीदवार। महाराष्ट्र को लेकर राजनीतिक पार्टियों की मेहनत काफी समय से चल रही थी और मतदान की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही ये मेहनत और बढ़ गई है। उम्मीदवारों के नाम, टिकटों के बंटवारे और सटीक रणनीति पर जोर शोर से काम चल रहा है। सत्ताधारी एनडीए की बात करें तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र के करीब 110 सीटों पर मुहर लगा दी है।
बुधवार को दिल्ली में बची हुई सीटों के लिए शिंदे गुट और अजित पवार गुट के साथ अहम बैठक हुई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने हिस्से की सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। सीईसी ने बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का जिम्मा बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर सौंपा है। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी, बल्कि सीटों पर गठबंधन के साथियों शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार तय करेगी। बीजेपी अपने बाकी के बचे उम्मीदवारों के नामों को सहयोगी दलों से सीट बंटवारे के बाद तय करेगी। चंडीगढ़ में एनडीए बैठक के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार से मुलाकात कर सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुक्रवार को संभव है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस लड़ाई के लिए तैयारियां कर रहा है। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस वापसी करने के लिए बेचैन बैठी है और महाराष्ट्र में वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष की बैठक हुई। मीटिंग में मुंबई की सीटों को लेकर चर्चा हुई। मुंबई की 36 में से करीब 30 से 32 सीटों पर सहमति बनी है। महाविकास अघाड़ी अपनी पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को जारी करेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में करारा झटका लगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी करते हुए वहां इतिहास ही रच दिया। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र में भी वो वही करिश्मा दोहराए। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा के विपक्ष में बहुत अंतर है और बीजेपी ये बखूबी जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव क्यों खास है, आपको इसके पीछे की वजह समझाते हैं। क्योंकि जो पिछला कार्यकाल था 2019 का, उसमें कई बवाल हुए हैं। साल 2019 में एनडीए का प्रदर्शन क्या रहा वो समझिए। बीजेपी के हिस्से में 105 सीटें आई थी, शिवसेना के हिस्से में 54 सीटें आई थी। दोनों गठबंधन में थे और 2.5 साल के सीएम को लेकर के इनके बीच में विवाद होता है, जिसके बाद ये पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनका गठबंधन टूट जाता है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी सबको मालूम है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने सरकार बना ली। सबसे पहले मिलकर के इस तरीके से सरकार बनाई, नाम दिया गया इसे महाविकास अघाड़ी। और इसके बाद दोबारा से 2.5 साल बाद परिवर्तन होता है। जून 2022 में सरकार गिर जाती है क्योंकि शिवसेना से कुछ विधायक टूट करके अलग हो जाते हैं और असली नकली की जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है। शिवसेना के 2 हिस्से हो गए। इस दौरान 2022 में बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने नई सरकार बना ली। ये गठबंधन नया हुआ। उसके बाद जून 2023 आता है, जिसमें एनसीपी में 2 फाड़ हो जाती है। अजीत पवार अलग हो जाते हैं। शरद पवार अजीत पवार के बीच में टूट देखने को मिलती है। अजीत पवार अपनी एनसीपी को सही बताते हैं। बाकी नेताओं के साथ अजीत पवार सरकार में शामिल हो जाते हैं, यानी कि महायुति, जो अब उन्होंने एक नया नाम दिया है, उसमें जाकर के वो शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे में जब 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं असली नकली की लड़ाई के साथ साथ ये भी देखना होगा किसमें कितना है दम। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बहराइच की, क्योंकि बहराइच से खबर सामने आई। रात 12 बजे इंटरनेट सेवा दोबारा से बहाल हो गई। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, बहराइच में इंटरनेट सेवा दोबारा शुरू हुई। 3 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल हुई है और रात के 12 बजे इंटरनेट दोबारा